नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखिए, यहां से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप बड़े अच्छे से समझिए और इस टॉपिक का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। इस पूरे वीडियो में पर्टिकुलर हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये हमारा पॉइंट रहेगा। देख लीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व एक तरीके का ये ग्राफ है और ग्राफ के बारे में कुछ जनरल जानकारी आपको आइडिया होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ग्राफ बना रहे हैं तो एक तो उसके एक्स एक्सिस पर आप क्या पैरामीटर ले रहे हैं, उसके वाई एक्सिस पर आप क्या पैरामीटर ले रहे हैं। देखिए, और तीसरा है इस ग्राफ का शेप क्या है, इस वक्र का शेप क्या है। और चौथी बात अगर हो तो वो भी आप याद रखें, क्या ये ग्राफ कुछ पर्टिकुलर कंडीशन या स्थितियों या परिस्थितियों में लिया गया है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में भी हम ये चारों बातें अच्छे से जानेंगे। देखिए, तो पहला है कि एक्स एक्सिस पर इस कर्व के लिए हम क्या लेंगे, वो है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ऑक्सीजन का आंशिक दाब इस कर्व के, इस ग्राफ के एक्स एक्सिस पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा। दूसरा है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होगा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता। प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस सैचुरेशन या संतृप्तता का यह मतलब है कि कुल हीमोग्लोबिन में से कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है या हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनेशन हो गया है। तो एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखेंगे, वाई एक्सिस पर परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इस ग्राफ के अगर शेप के बारे में बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र जो है वो सिग्मोइड शेप का होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिग्मोइड। और सिग्मोइड में क्या होता है, तो एस होता है उसको खींच के बड़ा कर दिया जाए, इस तरीके का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ का शेप होगा। कंडीशन अगर देखी जाए
तो दो बातें याद रखनी है। एक तो पीएच कितनी होनी चाहिए, 7.4 जो रक्त की पीएच है, और अगर बात करें टेम्परेचर की तो बॉडी टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये दो कंडीशन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब भी आप पढ़ें तो पहले ये बेसिक चीजें अच्छे से समझ लें। एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई पे कौन है, इस डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होगा, और पीएच और कितने टेम्परेचर पर इस कर्व को बनाया गया है। बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इधर है वाई एक्सिस पर होगा हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये वाई अक्ष पर रहेगा, और एक्स अक्ष पर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब। अब इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आपको तीन डाटा तो अच्छे से याद रखने। एक तो ये जो पार्शियल प्रेशर है इसकी यूनिट हम रखेंगे mmHg में। एक तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg हो, एक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mmHg हो, और एक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg। ये तीन डाटा आपको अच्छे से याद रखना। अगर पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, देखिए, तब प्रतिशत सैचुरेशन कितना है ये आपको याद रखना है। यहां पर, और अगर 60 mmHg है पार्शियल प्रेशर, तब प्रतिशत सैचुरेशन कितना है वो भी आपको याद रखना। देखिए, ये मैं अलग अलग कलर से बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे। वैल्यू आपको आइडिया रहना जरूरी है। और अगर पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है तो प्रतिशत सैचुरेशन कितना होगा इस बारे में भी आपको ध्यान में रखना। ये देखिए, हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें वाई एक्सिस पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता है, एक्स अक्ष पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है जिसकी यूनिट mmHg है। अगर कहीं पर भी या किसी भी ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है, वहां पर हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता कितनी होगी वो देख लीजिए। वो है 75%, यह है 90%, और यह है 100%। प्रतिशत भी आपको वैल्यू याद रखनी। अगर पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता 75% होगी।
60 mmHg है तो 90%, और 100 mmHg है तो 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड या संतृप्त हो जाएगा। अब अगर इस ग्राफ को मिलाया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये देखिए, और ये ग्राफ ऐसा लगता है जैसे एस को खींचकर बड़ा कर दिया हो। देख लीजिए आप, ये दो लाइनें बन गई है। दोबारा से बना देता हूं। ये देखिए, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, और ये जो कर्व का शेप है, ये शेप किस नाम से जाना जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया है, सिग्मोइड। एस को खींचकर बड़ा कर देते। इस ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिए। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, अगर आप एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ले लें और दूसरी तरफ प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ले, तो इस ग्राफ से तीन बातें हमें पता लगी। इस ग्राफ से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। एक बार ग्राफ वाई एक्स पर क्या है, एक्स एक्स पर क्या है, पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या है, 60 mmHg है, सॉरी 40 mmHg है तो प्रतिशत सैचुरेशन 75, 60 है तो 90, और 100 mmHg अगर पार्शियल प्रेशर है तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता 100% हो जाएगी। और ये आप जानते हैं प्रतिशत जो होगा वो 100 से ऊपर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? तो मैक्सिमम कितना प्रतिशत सैचुरेशन हो सकता है? 100%। इस ग्राफ से हमें पता लगा कि अगर पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है तो प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होगा? 75%। अगर पार्शियल प्रेशर 60 mmHg है तो प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 98, सॉरी 90, तो प्रतिशत सैचुरेशन कितनी होगी? 90%। देख लीजिए, और अगर पार्शियल प्रेशर 100 mmHg है तो प्रतिशत संतृप्तता भी 100% हो। इस ग्राफ से हमें आइडिया लगा। अब इस ग्राफ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। पहले आप इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए। जो डाटा आपको देखने हैं, 40 पे 75, 60 पर 90 और 100 पर 100, तीनों को मैंने अलग से भी बता दिया। देख लीजिए, क्या इस ग्राफ से आपको ये पता नहीं लग रहा है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता भी बढ़ रही है? ये दिख रहा है, लेकिन ये बात याद रखें कि जब पार्शियल प्रेशर 100 mmHg हो गया, प्रतिशत हो गई, तो उसके बाद तो कहां बढ़ेगी? उसके बाद तो ये लाइन ऐसे सीधी रहेगी। इस ग्राफ से हमें ये पता लगा है कि पार्शियल प्रेशर बढ़ने से हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता बढ़ती है। बिल्कुल सही है, और इसी बात को उलझाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यूं नहीं कह रहा कि ये बात गलत है, ये बात सही है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब 100 mmHg से ज्यादा अगर पार्शियल प्रेशर हो गया
तो जब 100 पर ही 100% हो गया तो उससे ज्यादा तो क्या बढ़ेगा। और ये 3 वैल्यू आपको अच्छे से याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व के बारे में। देखिए 3 डाटा मैंने आपको बताया कि अगर एक तरफ पार्शियल प्रेशर लें और एक तरफ प्रतिशत संतृप्तता लें इसकी हीमोग्लोबिन, इसमें पहला डाटा ये था कि अगर पार्शियल प्रेशर 40 mmHg हो तो प्रतिशत संतृप्तता 75% होगी। इस पहले डाटा से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा वेन्स या सिराओं के रक्त में, देखिए वेन्स या सिराओं के रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता कितनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस तरीके से देना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो सिराएं हैं, जो वेन्स हैं, इनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत है। ये देखो पहला डाटा यही कि अगर PO2 40 mmHg है तो प्रतिशत सैचुरेशन कितना होगा, 75%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की पहली जो डाटा है उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। एक बार मैं आपको इसी में ही दूसरा डाटा भी बता देता हूं। दूसरा डाटा है 60 mmHg और प्रतिशत सैचुरेशन है 90%। तीसरा डाटा है 100 mmHg और प्रतिशत सैचुरेशन है 100%। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम 60 mmHg और प्रतिशत सैचुरेशन 90% है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखिए। आइए, तो क्या ये पता लग गया कि पार्शियल प्रेशर अगर 60 mmHg है, इसका मतलब प्रतिशत संतृप्तता सैचुरेशन इसकी हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत है, 90%। इस पॉइंट से लेकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg भी हो जाए तो भी श्वसन सामान्य रूप से चलता रहे।
देख ली, क्योंकि जब पार्शियल प्रेशर 60 mmHg है, इस कंडीशन में भी प्रतिशत संतृप्तता कितनी है? 90%। तो अगर 90% ऑक्सीजन जा रही है तो श्वसन में कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वायु कुपिका में सामान्य रूप से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, ये मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यदि 104 से घटकर 60 mmHg हो जाए तो क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? नहीं, क्योंकि 60 mmHg पर भी प्रतिशत सैचुरेशन 90% है। 90% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता रखता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको ऐसे भी जोड़ा जाता है कि अगर आप धरातल से, इस क्वेश्चन को ऐसे भी, अगर आप धरातल से ऊपर 3000 मीटर या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, तब आपकी वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 mmHg रह जाता है। अगर आप ऊंचाई पर जा रहे हैं और 3 किलोमीटर ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg रह जाता है, और 60 mmHg पर प्रतिशत सैचुरेशन कितना है? 90%। तो भी श्वसन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, देखिए इसका मतलब पर्वतारोहण करते समय, पहाड़ों पर चढ़ते समय, ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय अगर आप 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तब तक श्वसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, इस ऊंचाई तक श्वसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इससे ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो फिर प्रतिशत सैचुरेशन कम हो जाएगा और आपको श्वास लेने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन 3 किलोमीटर तक एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg होता है, और इस दाब पर प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 90% होती है, इसलिए श्वास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे डाटा से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्लियर है। एक तो सिंपल क्वेश्चन, और एक पर्वतारोहण से संबंधित कि 3000 किलोमीटर के बाद, सॉरी 3000 मीटर या 3 किलोमीटर के बाद अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो श्वास लेने में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 mmHg से कम हो जाता है, तो फिर प्रतिशत सैचुरेशन कम हो जाएगी और शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। देख लीजिए, तीसरा डाटा जो है उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर 100 mmHg हो तो प्रतिशत सैचुरेशन, या एल्वियोलाई नहीं, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 100 mmHg है, तो प्रतिशत सैचुरेशन भी 100% होगा। क्लियर है बात? ग्राफ को जब हमने पढ़ा तब हमें पता लगा, ये ऐसा सिग्मोइड शेप ग्राफ आया था, इधर y एक्स पर प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और x एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इस ग्राफ से हमने ये सीखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बढ़ता है
तो प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ती है। एक सिंगल लाइन, और इसके 3 एग्जाम्पल। 40 था तब 75, जब 60 हुआ तब 90, और जब 100 हो गया तो 100% सैचुरेशन हो गया। और इस ग्राफ से ये भी पता लगा, इसी बात का फायदा उठाता है। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान से देखना, कि सामान्यतः एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है, देगा वो क्वेश्चन में, और होता भी है। नॉर्मली एयर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। फिर ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि यदि इसके बाद भी एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिशत सैचुरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। बच्चा एग्जाम में ये सोच लेता है, और ऑप्शन में लिखा हुआ भी रहता है कि प्रतिशत सैचुरेशन बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन हो। क्वेश्चन क्या बोलेगा? एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मली 104 mmHg होता है। यदि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इस 104 से भी ज्यादा हो जाए तो प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा? एक जनरल बच्चा ये गलती कर देगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता है तो प्रतिशत सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ये बात सही है, लेकिन एयर एल्वियोलाई में जब पहले ही 104 mmHg पार्शियल प्रेशर है और 100 mmHg पर ही हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेशन हो जाता है, तो 104 हो गया तो 100% ही रहेगा। और फिर ये कह रहा है कि अब इससे ज्यादा 106, 107, 108, 110 और बढ़ा दिया गया तो 100% से ज्यादा तो होने से रहा। इसका आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एयर एल्वोलाई का अगर 104 बोले और फिर उसके बाद कहे कि और बढ़ाया जाए तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत सैचुरेशन क्या होगी? कोई परिवर्तन नहीं होगा। कारण क्या है? जब पहले 104 था तब ही प्रतिशत सैचुरेशन 100% थी, जब इससे ज्यादा हो जाएगा तब भी प्रतिशत सैचुरेशन कितनी रहेगी? 100%। क्लियर है बात? तो ये हर एक चीज आपको अच्छे से देखनी है। डिसोसिएशन कर्व और उसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र को प्रभावित करने वाले कारक। ये देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करने वाले कारक कौन से हैं? उससे पहले कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि ये डिसोसिएशन कर्व है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस। हम जानते हैं जनरली ये सिग्मोइड फॉर्म में होगा और ऐसा होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ
कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ कारकों ने ऐसा किया कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के वियोजन की जो प्रतिशतता है वो बढ़ने लगी। तो ये जो कर्व होगा वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। बस अगर हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन की प्रतिशत बढ़ रही है, या यूं कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों में 4 कारक है। एक है टेम्परेचर, दूसरा है H+ आयन की सांद्रता, और H+ आयन की सांद्रता के लिए एक शब्द है अम्लीयता, और तीसरा है pH, ये दोनों सेम ही है, और चौथा है 2,3-DPG या 2,3-DPG। DPG का मतलब है बाई फोस्फोग्लिसराइड, और डी का मतलब है डाई, या तो बाई बोलो चाहे डाई बोलो, फोस्फोग्लिसराइड। क्लियर है बात? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। आरबीसी में मेटाबॉलिज्म, उपापचय के दौरान इसका निर्माण होता है, और आरबीसी में एक साइकिल होता है एक्सोज मोनोफॉस्फेट साइकिल। इस दौरान निर्माण होगा किसका? टीपीजी या डीपीजी का। क्लियर है? अब 4 कारक है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को प्रभावित करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि किस कारक की वजह से कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, किसकी वजह से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन मैक्सिमम जो शिफ्टिंग है वो राइट साइड में ही होगी, और राइट साइड में शिफ्टिंग का मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अलग हो रहे हैं, उनके अलग होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो पहला कारक देखिए, अगर ताप बढ़ता है तो इसकी वजह से कर्व कौन सी साइड में होगा? राइट साइड। अगर H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है या अम्लीयता बढ़ती है, इसकी वजह से भी कर्व राइट साइड में होगा। एक बात और बता दूं, रक्त की पीएच 7.4 होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लड की पीएच 7 से कम हो जाए, एसिडिक हो जाए। लेकिन हम यहां पर ये कह रहे हैं अम्लीयता बढ़ने का मतलब है कि वो 7.4 से 7.3, 7.2 इधर आ जाए। ऐसा नहीं है कि एसिडिक हो जाएगी। लेकिन क्षारीयता कम होने को भी अम्लीयता ज्यादा होना कह सकते हैं। तो H+ आयन की सांद्रता की वजह से भी राइट साइड में, और राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब वही कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो थे उनका डिसोसिएशन हो रहा है। इस बात को क्या कहा जाएगा? वियोजन। और वियोजन की वजह से वक्र राइट साइड में शिफ्ट हो। अगर एसिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब पीएच क्या हो गई? कम। और पीएच कम होने की वजह से भी ये ग्राफ कौन सी तरफ? राइट साइड में शिफ्ट होगा। 2,3-बीपीजी या 2,3-डीपीजी आरबीसी के मेटाबॉलिज्म या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट साइकिल के दौरान एक केमिकल कंपाउंड बनता है। इसकी टेंडेंसी होती है कि ये किसके साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है? हीमोग्लोबिन के साथ। अब जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की
O2 के साथ एफिनिटी कम हो जाती है, O2 के साथ बंधुता कम हो जाती है। और अगर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता कम हो गई, इसका मतलब यह रहा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में चला गया। तो अगर इसकी मात्रा भी अगर ज्यादा हो जाए तो भी कर्व राइट साइड में ही जाएगा। तो चारों फैक्टर से हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, वो राइट साइड में जाएगा अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, H प्लस आयन की सांद्रता या एसिडिटी ज्यादा हो, और एसिडिटी ज्यादा हो तो पीएच कम होगी। और ये जो 2,3-BPG या 2,3-DPG है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है। जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी या एफिनिटी कम कर देता है। जब जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ने की टेंडेंसी कम करे या उसका वियोजन हो, तो फिर वो कर्व कौन सी साइड में जाएगा? राइट साइड में। ये चारों फैक्टर को आप अच्छे से देख लीजिए। आगे देखिए, एक बात आप और समझिए, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वाई एक्सिस पे प्रतिशत सैचुरेशन इसकी हीमोग्लोबिन की, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एक्स अक्ष पर, ये जो कर्व होता है वो सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड। एस को अगर खींच दें तो जो आकार बनेगा वो सिग्मोइड होगा। अगर मैं ऐसा कहूं कि इधर एल्वियोलाई के पास जो ब्लड है उसके बारे में, और इधर टिश्यू के पास या ऊतकों के पास जो ब्लड है उसके बारे में। एल्वियोलाई के पास जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कम होता है, उसकी पीएच ज्यादा होती है, और पीएच ज्यादा होने का मतलब है कि वो क्षारीय रहेगा, उसमें क्षारीयता ज्यादा होगी। फिर आगे अगर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा, और 2,3-DPG या DPG की मात्रा भी या सांद्रता भी कम होगी। और इन चारों कंडीशन की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की आपस में बंधुता बढ़ेगी और हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। एल्वियोलाई के पास जो ब्लड है वो ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ाव हो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो। लेकिन आपको पता है टिश्यू के पास हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना जरूरी है, तभी तो ऑक्सीजन ब्लड से ऊतकों में जाएगी और श्वसन करेगी। तो यहाँ की जो कंडीशन देखेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ की पीएच कम, यहाँ का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा, और यहाँ पर 2,3-DPG या डाईफॉस्फोग्लिसराइड इनकी सांद्रता भी ज्यादा होगी। इस कंडीशन में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसका वियोजन होगा, और वियोजन के फलस्वरूप हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बढ़े। इस कंडीशन की वजह से जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और कर्व राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब है कि
ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है। और ये डिसोसिएशन कहाँ जरूरी है? ऊतकों में, ताकि हीमोग्लोबिन से छूटकर ऑक्सीजन ऊतकों के पास जाए और वहां श्वसन करे। यहां पर निर्माण हो रहा है, इसलिए तुलनात्मक रूप से ये जो कर्व होगा वो इसी के लिए है, और ये कौन सी तरफ होगा? लेफ्ट साइड। तो ऊतकों पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व है, वो नॉर्मली एल्वियोलाई के पास जो कर्व होगा उससे राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो। देख लीजिए, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये किस तरीके से कर्व को राइट साइड में करता है? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी रखता है, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ये जुड़ेगा तो फिर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी कम कर देता है और डिसोसिएशन हो जाता है। आराम से देखिए, आगे चलते हैं। एक इफेक्ट है जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और प्रभाव। आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, अच्छे से समझेंगे भी, लेकिन इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए यहां पर आप एक बात समझिए। बोहर इफेक्ट, अगर ऐसा हुआ है कि माध्यम में CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है, ध्यान से देखिए, माध्यम में CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गया है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होने के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। देखो ध्यान से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन का बढ़ जाने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता कम हो जाती है। और अगर प्रतिशत संतृप्तता कम हो गई तो जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, दाईं तरफ। और इस दाईं तरफ शिफ्टिंग होने को ही क्या कहा जाता है? बोर प्रभाव। अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रखें। आगे जब अपन और इसके बारे में बात करेंगे तब मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। अभी आप बोर प्रभाव के बारे में याद रखें, अगर माध्यम में CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई, या यूं कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाएगा। इस वियोजन का बढ़ने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन की प्रतिशत सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन क्या हो जाएगी? कम। और मैंने आपको बताया है, इस सिचुएशन में जब भी ग्राफ की बात करेंगे तो वो जो नॉर्मल ग्राफ है, इस ग्राफ की तुलना में इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट। तो बोर प्रभाव की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, और राइट साइड में शिफ्ट का कारण है हीमोग्लोबिन की प्रतिशत सैचुरेशन कम होना। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बढ़ गया, और इसका कारण क्या था? माध्यम में CO2 की मात्रा ज्यादा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो गया। बोर प्रभाव देख लीजिए, श्वसन के लिए बोर इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे देखिए, एक और क्वेश्चन, फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कंप्लीट। आइए देखते हैं।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, वाई एक्सिस पर प्रतिशत सैचुरेशन, एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर है प्रतिशत संतृप्तता इसकी हीमोग्लोबिन। ये कैसा होता है? ये सिग्मोइड शेप होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का शेप कैसा होता है? सिग्मोइड। अब क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए ये मैटरनल हीमोग्लोबिन के लिए डिसोसिएशन कर्व। अब अगर मैं बात करूं कि फीटल हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है उसका कंपैरिजन करें मैटरनल हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व के साथ, तो वो कैसे बनेगा? वो यहां से लेफ्ट साइड की तरफ बनेगा, और ये जो कर्व आया है ये किसके लिए होगा? फीटल हीमोग्लोबिन के। एग्जाम में आपको ऐसा ग्राफ बना के इसको ए और इसको बी बोला जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि ए ग्राफ किसको बताता है, तो आपको बताना है ए मैटरनल हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, और बी फीटल हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और फीटल हीमोग्लोबिन मैटरनल हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन कर्व से लेफ्ट की तरफ है। इसका कारण क्या है? हम जानते हैं फीटल हीमोग्लोबिन में 2 गामा और 2 अल्फा चेन होती है, 2 अल्फा 2 गामा, और इसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। देख लीजिए, और मैटरनल में जो है वो आपको पता है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, तो तुलनात्मक रूप से जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज्यादा होता है, और एफिनिटी ज्यादा, और ये ऑक्सीजनेशन एफिनिटी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की 20%, तो इसकी 30% होती है। इस वजह से इसका जो कर्व होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ से, तो ऐसा कर्व देकर मैटरनल और फीटल के बारे में पूछे तो फीटल का लेफ्ट की तरफ और मैटरनल का राइट की तरफ। कारण जो फीटल हीमोग्लोबिन है 6th वीक से लेकर पैदा होने के 4थे महीने तक बच्चों में जो हीमोग्लोबिन होगा उसको कहते हैं HbF, और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती है। इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है मैटरनल हीमोग्लोबिन है उससे ज्यादा होती है। हम जानते हैं इसकी 20% ऑक्सीजन परिवहन करने की क्षमता है, तो इसकी कितनी होती है? 30%। क्लियर है बात? मैटरनल हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन, उनके डिसोसिएशन कर्व और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने बात की है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, और एग्जामिनर आपको किस तरीके से कंफ्यूज करता है, ये सारी बातें बड़ी क्लियरिटी के साथ मैंने आपको बता दी है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।